नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। आज स्वागत है आपका भारतीय इतिहास के एक बिल्कुल नए लेक्चर में। आज भारतीय इतिहास के स्ट्रक्चर एवं उससे रिलेटेड सिलेबस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हम लोग एक बिल्कुल नए सेशन की। तो जैसा कि आप जान सकते हैं, आप ये लेक्चर देख रहे हैं नॉलेज पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। मैं दिग्विजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आइए स्वागत शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास का जो पूरा समय काल है, इस कालखंड को बांटा गया है आरंभ से लेकर के आज़ादी तक। तो आरंभ से आज़ादी तक यानी कि भारतीय इतिहास का जो आरंभ होता है, ये आपका शुरू होता है प्राग ऐतिहासिक काल से। ध्यान से याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से इसकी शुरुआत हम लोग लेते हैं, यहाँ से हम लोग इसे स्टडी करते हैं। और प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आज़ादी तक यानी कि 1947, एग्जैक्ट डेट अगर कहा जाए तो 15 अगस्त 1947 तक का जो काल है, यह भारतीय इतिहास में काउंट होता है। अब इसके बाद आगे स्टडी करते हैं, आगे का जो पोर्शन आता है वो हमारा आ जाता है कि इसे कितने भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल जो है, इसे भी विभाजित किया गया है दो भागों में। एक बोला जाता है प्राग इतिहास, और दूसरा जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं आद्य इतिहास। आद्य इतिहास। तो दो हिस्से यहाँ पर आ जाते हैं, प्राग इतिहास एवं आद्य इतिहास। प्राग इतिहास में वो हिस्से आते हैं जिनके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के रूप में मिलती है, लेकिन किसी तरह का कोई रिटेन एविडेंस हमें नहीं मिलता है। और आद्य इतिहास वाला हिस्सा जो आ जाता है, इसमें हम इतिहास के उन पहलुओं को समझते हैं जो हमारे इतिहास के रिटेन एविडेंसेस और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। आगे इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे हैं। तो भारतीय इतिहास को कुल मिलाकर के तीन भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा जो है ये आपका कहलाता है प्राचीन काल। दूसरा हिस्सा जो है ये कहलाता है मध्यकाल या मध्यकालीन भारत। और तीसरा हिस्सा कहलाता है आधुनिक भारत। प्राचीन काल में जब हम स्टडी करते हैं, तो प्राचीन काल की शुरुआत या प्राचीन काल में हमें जो इन्फॉर्मेशन है, प्राचीन काल में जो जानकारियाँ मिलती हैं, उसे हम हड़प्पा सभ्यता से शुरू करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो शासन काल है, इसे हम प्राचीन काल में शामिल करते हैं, प्राचीन काल में पढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर आप क्रोनोलॉजी वाइज चलेंगे, तो यहाँ पर आपको हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको मिलता है वैदिक युग, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक युग के बाद आ जाता है महाजनपद काल। महाजनपद काल के बाद जो जानकारियाँ मिलती हैं वह मिलती हैं मौर्य काल एवं गुप्त काल। मौर्य काल आ जाता है। मौर्य काल के बाद हमें शुंग वंश के बारे में विवरण मिलता है। फिर हमें शुंग के अलावा सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के अलावा हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं उसमें शक, कुषाण, पार्थियन, ये वो ग्रुप है जिनके बारे में हमें एविडेंस मिलते हैं, जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड देन उसके बाद फिर इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हुए अंतिम जो हमें जानकारियाँ मिलती है, उसमें हमें 1000 ईस्वी तक में यहाँ पे महमूद गजनवी के आक्रमण का भी विवरण मिलता है। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के आक्रमण का विवरण मिलता है। देन उसके बाद फिर अनदर जो हिस्सा हमारा आ जाता है, ये आता है मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत हमारा इतिहास का वो हिस्सा है जो हमें मुख्य रूप से जानकारी उपलब्ध कराता है एक नए शासन युग के बारे में, जिसमें हमें मुख्य रूप से सल्तनत काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो सल्तनत युग जो है, सल्तनत युग, सल्तनत काल कहिए, सल्तनत युग कहिए या सल्तनत काल, इसके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। मुख्य रूप से इसकी शुरुआत तराइन के युद्ध से होती है, और तराइन के युद्ध से लेकर के अंग्रेजों के आगमन तक का काल, या आप यूँ कह सकते हैं 1857 तक का जो काल है, यहाँ तक काउंट होता है। कई बार इसे हम 1757 ईस्वी तक के टाइम साइकिल में भी स्टडी करते हैं। बेसिकली जब स्टडी की बात आती है तो 1757 तक का काल जो है ये पूर्ण रूप से काउंट होता है मध्यकाल में।
और फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल में 1757 ईस्वी जब पलासी का युद्ध हुआ था। आई रिपीट अगेन, यहाँ पर याद रखिएगा, पलासी का युद्ध। तो पलासी का युद्ध जब होता है, यहाँ से लेकर के 1947 तक का जो काल रहता है, इस काल को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आगे स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा आ जाता है प्राचीन भारत। इसे अगर चैप्टर में बांटा जाए तो अलग अलग सीक्वेंस, अलग अलग पार्ट में इसे बांटा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला हिस्सा आ जाता है ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो है, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऐतिहासिक काल के बारे में हमें जानकारियाँ प्राचीन काल में जो जानकारी है वो मिलती है, तो इसे ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब वो जानकारियाँ जो हमें स्पेसिफिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्राग इतिहास के बारे में। और फिर उसके बाद हमारा काल आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का की इस सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण योजना के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं, जो मुख्य रूप से हमें बताती हैं कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन को डिनोट करती थी, उसे बताती थी कि उसकी क्या खासियत थी, क्या विशेषताएं थी। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है वो आ जाता है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में हमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। और उसके बाद हमारा आ जाता है उत्तर वैदिक काल। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पूर्व मौर्य काल, मतलब मौर्य काल से पहले का युग, जिसमें हम मेनली महाजनपद जो थे उन महाजनपदों के उदय के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमारा आ जाता है मौर्य काल। मौर्य काल में हमें मिलता है जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साम्राज्य की स्थापना की और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के जो विखंडित राज्य थे उन्हें एक साथ एक ग्रुप में एक साथ संयोजित किया। अगर मैं बोलूं तो भारत में कुल मिलाकर 16 बड़े महाजनपद थे, जिनके बारे में हमें विवरण मिलता है। ये 16 महाजनपद क्रमशः अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अस्मक, अवंती, चेंदी, कौसाम्बी और गांधार के नाम से जाने जाते थे, और मलकम्बोज, मलकम्बोज। तो ये वो महाजनपद थे जो उस समय एग्जिस्ट करते थे। इन सभी महाजनपदों को एकीकृत कर एक एकीकृत भारत की नींव रखी मौर्य काल के द्वारा, या रखी गई मौर्य काल के द्वारा। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है, ये आता है मौर्योत्तर काल में। यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल के बाद के शासकों के बारे में। तो मौर्य काल के बाद के जो शासक आते हैं, इसमें हमें विवरण मिलता है शासक वर्ग में। सबसे पहले आ जाते हैं सुंग, जो पुष्यमित्र सुंग ने जिसकी नींव रखी थी। सुंग वंश के बाद फिर नेक्स्ट हमें विवरण मिलता है कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश के बाद फिर हमें नेक्स्ट जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन के पश्चात हमें नेक्स्ट जानकारी मिलती है हिंद यवन के बारे में। और हिंद यवन के बाद हमें नेक्स्ट जानकारियाँ मिलती है शक के बारे में, शक शासकों के बारे में। और शक के बाद हमें जानकारी मिलती है कुषाण वंश के बारे में। तो ये वो शासक वर्ग थे जिन्होंने भारतीय शासन, या यूँ कह सकते हैं कि भारतीय सत्ता में राजनीतिक एकीकरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो शासक वर्ग आता है ये आता है गुप्त काल। तो गुप्त काल के बारे में फिर हमें जानकारियाँ मिलती है। गुप्त काल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश के युग को हम भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में भी जानते हैं, उसे डिफाइन करते हैं। तो गुप्त काल में हमें अनेक शासकों के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त,
समुद्रगुप्त, उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारा चंद्रगुप्त हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, कुमारगुप्त हो गया। ये वो शासक थे जिन्होंने गुप्त वंश को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाया, और गुप्त वंश भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से भी कई बार कई इतिहासकारों के द्वारा इसे आप कह सकते हैं कि कैटेगराइज किया गया है। आगे फिर आ जाता है नेक्स्ट गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के बाद का जो काल है यह गुप्तोत्तर काल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पोर्शन आते हैं, और फिर आ जाते हैं भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलू। इसमें अलग अलग सेक्शन और भारतीय इतिहास के अलग अलग दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें ये पढ़ने के लिए मिलता है, जिसके बारे में और डिटेल से हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा अनदर पोर्शन आता है वो आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की जब चर्चा की जाती है तो मध्यकालीन भारत में हमें सबसे पहले विवरण जो मिलता है ये मिलता है भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण के बारे में। तो भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण जो हुए थे, इसका सबसे पहले विवरण हमें मिलता है 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम, इसने राजा दाहिर और उसके बाद अन्य कुछ शासक थे, इन पर आक्रमण का विवरण हमें मिलता है। इसके बाद फिर लगभग 200 साल तक, लगभग 200 वर्षों तक भारत पर किसी भी तरह का कोई भी आक्रमण नहीं होता है। उसके बाद फिर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, और महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद भारत की धन संपदा के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर आक्रमणकारियों को विस्तृत जानकारी मिलती है कि यहाँ अथाह धन संपत्ति है, और इसी को प्राप्त करने के उद्देश्य से कई आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है यह महमूद गजनवी ने ही किया था। याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर जो है इस पर आक्रमण करने वाला कौन था? महमूद गजनवी ही था। सोमनाथ के बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है, आगे चल करके एक लंबे समय तक फिर गैप रहता है, और फिर तराइन का युद्ध जो होता है, तराइन महमूद गोरी के आक्रमण, मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण करता है, यह पृथ्वीराज चौहान को हराता है। तराइन का युद्ध, दो तराइन के युद्ध होते हैं, 1192 और 93। इन दोनों युद्धों के पश्चात भारतीय इतिहास की जो पृष्ठभूमि है, भारतीय इतिहास का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से बदल जाता है, और एक नया वर्ग, शासक वर्ग बनकर उभरता है, या यूं कहिए कि आक्रमण या आक्रांता जो रहते हैं यहाँ पर शासक वर्ग के रूप में कार्य करना शुरू करते हैं, और साथ ही साथ इसे एक नए प्रशासनिक दृष्टिकोण से आप चलाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत होती है इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो यह जो हिस्सा था इसे याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत नाम दिया जाता है, और यही दिल्ली सल्तनत जो है आगे चल कर के एक लंबे समय तक भारतीय इतिहास को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा हिस्सा है? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है यह शुरू होती है 1206 ईस्वी में। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1206 ईस्वी से लेकर के दिल्ली सल्तनत जो शुरू होती है यह 1526 ईस्वी तक चलती है। इस समय काल के दौरान भारत पर, या यूं कहिए कि दिल्ली सल्तनत पर, अनेक शासक वर्ग जो होते हैं ये सत्ता में आते हैं, और यहाँ पर शासन को अपने हाथों में रखते हैं, और उसे अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 राजवंश या 5 जो वर्ग है वो 5, मतलब 5 पीढ़ियाँ जो है वो शासन करती है। ये 5 ग्रुप कौन कौन से थे? तो यहाँ पर आपको मुख्य रूप से जो देखने के लिए ग्रुप मिलेंगे उसमें मिलेंगे, सबसे पहले आ जाता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का काल, जिसे गुलाम वंश भी बोलते हैं। गुलाम वंश के बाद फिर आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आ जाता है तुगलक। तुगलक के बाद फिर आ जाता है सैयद, और सैयद के बाद फिर नेक्स्ट वंश जो आ जाता है ये आ जाता है लोधी वंश। तो इस तरह से ये जो ग्रुप है, ये जो वर्ग है, ये अलग अलग शासक वर्ग या समूह होते हैं जो शासन सत्ता को अपने नियंत्रण में लाते हैं और फिर शासन करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जो होती है वो अंततः लोधी वंश के काल में 1526 ईस्वी में समाप्त हो जाती है। इब्राहिम लोदी इस समय शासन कर रहे होते हैं, जिन्हें बाबर हरा देता है और भारत में मुगल वंश की नींव रखता है। तो अंतिम जो सल्तनत काल का विवरण हमें मिलता है, यह मिलता है वो इब्राहिम लोदी का।
नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है इब्राहिम लोदी का विवरण मिलता है। देन नेक्स्ट आ जाता है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी आपको पढ़ना है। सल्तनत कालीन प्रशासन में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से शासन सत्ता चलाने के लिए एक सुसंगठित प्रणाली में अलग अलग पदों पर अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जो इसे संचालित करते थे, क्रियान्वित करते थे। साथ ही साथ हमें अर्थव्यवस्था और समाज की साथ ही साथ हमें अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं, जो यह बताता है कि शासन प्रणाली जो है यह स्पष्ट रूप से किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित तंत्र के द्वारा संचालित होती थी। इसी समय हमें प्रांतीय राजवंशों का भी विवरण मिलता है। प्रांतीय राजवंशों में अनेक छोटे छोटे वंश हमें देखने को मिलते हैं। इसमें विजयनगर, बहमनी, कश्मीर, जौनपुर, मालवा तथा गुजरात का विवरण भी मिलता है। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करना चाहूँगा, विजयनगर, बहमनी, मालवा, गुजरात, इनके बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है, जो हमें बताती हैं कि केवल सल्तनत कालीन शासन या शासक जो थे, केवल यही शासन संचालित नहीं कर रहे थे, बल्कि इनके अलावा और भी कई छोटे छोटे ऐसे राजवंश थे जिनके हाथों में सत्ता का नियंत्रण था। और ये राजवंश धीरे धीरे अपनी शक्ति को न केवल संगठित रूप से क्रियान्वित करते हुए अपने शासन तंत्र को चलाते थे, बल्कि व्यवस्थित क्रम में वो अपनी शासन सत्ता को मजबूत भी करते थे और समृद्धि की निरंतरता को उन्होंने प्राप्त किया था। तो यहाँ पर जो प्रांतीय ग्रुप है या प्रांतीय वंश है, इसमें हमें जानकारी किनकी मिलती है, तो याद रखिएगा, पहला आपको जानकारी मिलेगा विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर के बाद आ जाता है बहमनी। बहमनी साम्राज्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है कश्मीर। कश्मीर भी एक प्रांतीय राजवंश के रूप में अपना कार्य संचालित करता था। कश्मीर के बाद फिर हमें जानकारी मिलती है जौनपुर के बारे में। जौनपुर के पास नेक्स्ट हमें जानकारी मिलती है मालवा के बारे में। ये वो तंत्र थे। और फिर आता है गुजरात, जो ये वो ग्रुप थे या ये वो राज्य थे जो दिल्ली सल्तनत से अलग अपनी शासन प्रणाली को संचालित करते थे। तो इन इन सभी के अलग अलग प्रशासन तंत्र थे, इन सभी का शासन चक्र व्यवस्थित रूप से चलता था, और ये अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग रूप में शासित करते थे। तो इनके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति एवं सूफी आंदोलन में मुख्य रूप से हमें मिलती है जानकारी कि कैसे भक्ति यानी कि कर्म कांडों से व्यथित होकर लोगों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए एक अलग रास्ता चुना और उसे बढ़ावा दिया। तो ये हमें जानकारियाँ मिलती है भक्ति आंदोलन में। भक्ति आंदोलन के बाद फिर हमें नेक्स्ट मिलता है सूफी आंदोलन। इस्लाम में सूफीवाद का चलन शुरू हुआ, जिसने आगे इसे बढ़ाया और लोग इसे फॉलो भी करते थे, जिससे वो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था, या यूँ कहिए कि जो आप कह सकते हैं कि ईश्वर या अल्लाह के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते थे। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है मुगल काल। मुगल काल की शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, 1526 ईस्वी में शुरू होता है यह समय काल। और 1526 से 1857 ईस्वी तक का जो काल है, यह पूर्ण रूप से मुगल वंश का ही काल कहा जाता है। 1857 ईस्वी के पश्चात अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है रंगून। इसी वजह से 1857 के बाद का जो काल है वह आधुनिक काल में मुख्य रूप से हम देख पाते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से। हालांकि 1757 के बाद से ही जो काल है वहां पर हमें अंग्रेजी हुकूमत का वर्चस्व देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आ जाता है मुगल काल में प्रशासन। तो प्रशासन में दो तरह से प्रशासन का स्वरूप हमें दिखाई देता है, जिसमें केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन का विवरण मिलता है। नेक्स्ट फिर आ जाता है समाज एवं संस्कृति, मुगल कालीन समाज के बारे में। और फिर हमें मराठा संघ एवं राज्य तथा पेशवाओं के काल के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती है कि किस प्रकार से पेशवा जो थे अलग अलग वो आते हैं, मराठा संघ को शक्तिशाली बनाते हैं। इसी में हमें पेशवा बालाजी बाजीराव पेशवा बाजीराव, बालाजी बाजीराव, इनके बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये विवरण हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास को स्टडी करने में
हेल्प करेंगे। ये चैप्टर इन चैप्टर्स के द्वारा इन्हें स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर आ जाता है जो कि है आधुनिक काल। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आधुनिक काल जो है इसका जो टाइम साइकिल है वो नॉर्मली हम लोग 1757 से ही देखते हैं कि वो आरंभ हो जाता है। इसकी शुरुआत होती है उत्तर मुगल काल में। उत्तर मुगल काल कहने का मतलब है जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात से, और प्रांतीय राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रांतीय राज्य और स्वतंत्र राज्य इनका अस्तित्व देखने के लिए मिलता है। और उसी समय भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है। यूरोपीय कंपनियों में भारत में आने वाले जो थे उसमें आपका थे, सबसे पहले भारत आते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले जो थे पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद फिर आते हैं डच, डचों के बाद फिर आते हैं अंग्रेज, अंग्रेजों के अलावा आते हैं डेनिस, और डेनिस के अलावा आते हैं फ्रेंच। तो ये वो देश थे, या ये वो लोग थे, ये वो ग्रुप थे, व्यापारियों का ये दल था जो भारत आता है और भारत पर व्यापार के दृष्टिकोण से ये अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। और धीरे धीरे इनमें आपसी प्रतिद्वंद्विता भी शुरू होती है, और अंततः अंग्रेज भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली, आप कह सकते हैं किंग मेकर, और साथ ही साथ जो कंट्रोल होता है उस कंट्रोल को अपने हाथों में लेने वाले ग्रुप के रूप में उभर करके सामने आते हैं। तो अंग्रेजों का दबदबा यहाँ बढ़ जाता है और अंग्रेज भारतीय शासन को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। इसी में अंग्रेज भारतीय शासन प्रणाली को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अलग अलग पोस्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें गवर्नर, गवर्नर जनरल, वॉयसराय का नाम या वॉयसराय जैसे पद हमें देखने को मिलते हैं। इसी समय 1857 में विद्रोह होता है अंग्रेजों को देश से बाहर करने के लिए, लेकिन अंग्रेज अंततः इस विद्रोह को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। और उसके बाद वो भारत में एक बिल्कुल नए पद का सृजन करते हैं गवर्नर जनरल की जगह पर, जिसे वायसराय बोलते हैं। ये सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किया जाता था, और जवाबदेही इसकी कहाँ होती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में होती थी। और चूंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में होती थी तो इससे इसको नियंत्रण तो मिलता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से बड़े पैमाने पर भारत का शोषण आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिखाई देता है ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियों के बारे में, जो मुख्य रूप से शोषण की नीति को दिखाती है, जहां पर बड़े पैमाने पर भारतीय जो लोग थे, भारतीय बुनकर, भारतीय सामान्य वर्ग, इनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का भी विवरण मिलता है, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीय मामलों में कई बार हस्तक्षेप भी किए जाते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वो एक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। सती प्रथा के अलावा विधवा पुनः विवाह, इसका विधवा पुनः विवाह जो है इसके बारे में भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये सारी जो गतिविधियां या ये सारे जो एक्ट है ये भी लाए जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा। किसान आंदोलन का विवरण भी हमें दिखाई देता है, और साथ ही साथ हमें यह भी दिखाई देता है कि जन एवं जनजातीय आंदोलन भी होते हैं, जहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध भी किया जाता है। एंड देन उसके बाद उसी में हमें प्रेस का विकास यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमें ये जानकारियाँ मिलती कि कैसे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय प्रेस एवं शिक्षा में बदलाव लाए जाते हैं। प्रेस का कई बार आप कह सकते हैं गला घोट दिया जाता है, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। शिक्षा में वो लोग भारत में क्लर्क की एक पूरी की पूरी नई नस्ल बनाना चाहते थे, इसलिए भारतीय शिक्षा में वो इंटरफेयर करके वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसी समय शुरू होता है, जिसका पहला चरण 1885 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक का काल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि हमें यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का भी विवरण मिलता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना भी यहाँ होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण जो है ये भी यहाँ शुरू होता है, जो 1935 ईस्वी तक चलता है। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, जो 1935 से 1947 ईस्वी तक चलता है, और अंततः 1947 में भारत आज़ाद होता है। अलगाववादी राजनीति का विवरण भी हमें देखने को मिलता है, वामपंथी राजनीति भी यहाँ आती है। और 1947 से लेकर के उसके आगे का जो समय है 1984 तक का, इसके बारे में भी हमें कुछ झलकियाँ या कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हमें भारतीय इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। यहाँ पे याद रखिएगा, भारतीय इतिहास को अगर पूरे तरीके से समझना है तो इस पूरे सीक्वेंस को एक सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना जरूरी है, तभी जा कर के प्रॉपर स्ट्रक्चरल मैनर में
क्या हो सकता है, अच्छा पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। एंड देन उसके बाद फिर अनदर सेक्शन जो आता है, इसमें डिटेल मैनर में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि कैसे भारतीय इतिहास जो है, यह इसने केवल अपनी रचना स्वयं नहीं की, बल्कि इसमें बाह्य शक्तियों का भी कई बार हमें हस्तक्षेप दिखाई देता है। तो ये बेसिक कुछ पोर्शंस हैं जो मैंने बताने की कोशिश की इस छोटे से लेक्चर के द्वारा। अब इसके बाद अगले लेक्चर में चैप्टर्स के डिटेल्स पर मैं चर्चा करूंगा और वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे हर एक सेक्शन में जो चैप्टर, उसमें कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से पद, कौन कौन से क्रियाकलाप हुए जिन्होंने भारतीय इतिहास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्द मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए डिटेल सेगमेंट के साथ, जहां पर आपको पूरी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी भारतीय इतिहास के बारे में, और सेक्शन वाइज इसमें मैं आपको डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।